काव्या नैयर चौंक गई। क्या ये राघव मेहरा हो सकता है? क्या उसने वो सब सुन लिया जो अभी कुणाल अय्यर कह रहा था? उसकी नज़रें तुरंत दरवाजे की तरफ गईं और जब उसने देखा कि अंदर मिसेस शर्मा आई हैं तो उसने राहत की सांस ली। कुणाल ने काव्या के चेहरे के हर बदलते भाव को नोटिस किया। क्या वो सच में राघव से इतनी डरती है? वैसे ये बात समझ में आती है। जब वो खुद राघव के सामने टिक नहीं पाता तो काव्या ने तो कितना कुछ सहा होगा। डरना बिल्कुल नेचुरल था। कुणाल चुपचाप यही सोचता रहा। मिसेस शर्मा ने टेबल पर खाना रखते हुए कुणाल को थोड़ी संदेह भरी नज़र से देखा। यंग मिस्ट्रेस, आपको आराम करना चाहिए। काव्या ने मिसेस शर्मा की नाराज़गी महसूस की और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं समझती हूँ। वो मिसेस शर्मा की बहुत कद्र करती थी क्योंकि उन्होंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। कुणाल, मैं अभी लंच करने वाली हूँ। तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, काव्या ने कहा। कुणाल के होंठ हिले। आज उसे हर जगह से भगाया ही जा रहा था क्या? राघव के सब ऑर्डर फॉलोअर्स एक जैसे थे, यहाँ तक कि नौकर भी रोहित कपूर जैसे ही थे। अपने मालिक के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव और उतने ही इरिटेटिंग। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कुणाल बोला। काव्या ने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। कुणाल के जाते ही मिसेस शर्मा ने पूछा, वो कौन था? बस कोई जान पहचान का, काव्या ने कहा। अच्छी नीयत से मिसेस शर्मा नहीं चाहती थी कि काव्या और राघव के बीच और टकराव हों। मैंने मिस्टर मेहरा से छुपकर तुम्हारे लिए एक फ़ोन लिया है। अगर उन्हें पता चला तो बहुत नाराज़ होंगे। मेरी खातिर प्लीज़ उन्हें फिर से गुस्सा मत दिलाना। सच कहूँ तो वो तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। काव्या ने नज़रें झुका लीं। वो भी महसूस कर रही थी कि राघव बदल रहा है, लेकिन उनके बीच अभी भी बहुत कुछ अधूरा था। वो किसी भी तरह की झूठी उम्मीद पालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आज न जाने क्यों उसका मन खाने का नहीं था। मिसेस शर्मा, आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। क्यों? क्या मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा? अगर ऐसा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिसेस शर्मा दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगता था कि इस रिश्ते में राघव पहले ही काफ़ी झुक गया है। काव्या ही हर बार दूरी बना लेती थी। पति पत्नी के रिश्ते में आपसी समझ और परवाह ज़रूरी होती है। नहीं मिसेस शर्मा, आपने गलत समझा, काव्या मुस्कुराई। आपकी वजह से नहीं, बस कुछ सोच रही थी। हल्की सी उदासी के साथ उसने कहा, मैं खा लेती हूँ, वरना आप बेवजह चिंता करेंगी। मिसेस शर्मा हंस पड़ी। तुम घायल हो, ज़्यादा खाना चाहिए। मैंने कल रात से बोन ब्रॉथ चढ़ा रखा है, पूरा मज्जा निकल आया है, काव्या ने मजाक में कहा। तो ये जो कमी हो वही खाओ वाला इलाज है? मिसेस शर्मा हंस पड़ी। उनसे बात करके काव्या का मूड थोड़ा हल्का हो गया। तभी राघव मेहरा अंदर आया। उसने देखा काव्या मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अर्धचंद्र की तरह मुड़ी हुई थी, बिल्कुल सितारों जैसी चमकदार। राघव ने उसे कभी अपने सामने इतना बेफिक्र नहीं देखा था। उसके सामने तो वो हमेशा एक मुखौटा पहन लेती थी, लेकिन जैसे ही काव्या की नज़र राघव पर पड़ी, मुंह का स्वाद बिगड़ गया। चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। राघव आमतौर पर शाम को आता था, लेकिन आज दोपहर में ही आ गया। मिसेस शर्मा ने पूछा, सर आपने लंच किया? नहीं, राघव ने जवाब दिया। आज मैंने ज़्यादा बनाया है, आप अपनी पत्नी के साथ ही खा लीजिए। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गईं। राघव बिस्तर के पास बैठा और उसे देखते हुए बोला, मुझे देखना तुम्हें इतना बुरा लगता है? काव्या चुपचाप कटोरी पकड़े बोन ब्रॉथ के छोटे घूंट लेती रही। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। राघव ने गहरी सांस ली। उसका सारा सब्र सिर्फ उसी के लिए बचा था। ये लो, उसने काले सुनहरे रंग का कार्ड आगे बढ़ाया। काव्या ने तुरंत नहीं लिया। ये क्या है? तुम्हारे आर्ट सप्लाईज के लिए पैसे, राघव ने कहा। काव्या ने बिना ज्यादा सोचे कार्ड ले लिया। ये मेन कार्ड है, जो चाहो खरीद सकती हो। उसने ये नहीं बताया कि इस कार्ड से वो पूरी जिंदगी आराम से जी सकती थी। काव्या ने मन में सोचा, दिया है तो मेरा हुआ, जो मन करेगा वही लूंगी। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, काव्या बोली। टेबल पर खाना रखा है। राघव हिला नहीं। काव्या ने आंखें फैलाकर कहा, क्या आप मेरा खाने वाले हैं? मैंने सूप पी लिया है, उसमें मेरी लार है। मुझे तुम्हारे कीटाणुओं से ऐतराज़ नहीं, राघव ने शांति से कहा। काव्या सन्न रह गई। ये वही राघव है? वो कटोरी को ऐसे पकड़ने लगी जैसे वो छीन लेगा। क्या तुम शर्म से लाल हो रही हो? राघव हंसा। कौन लाल हो रही है? कुछ भी मत कहिए, काव्या बड़बड़ाई। ठीक है,
राघव ने नरमी से कहा। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके शब्द हमेशा जरूरत से ज्यादा मायने रखते थे। राघव ने उसे और परेशान नहीं किया। थोड़ा बहुत खाना खाया। डॉक्टर ने कहा है कि तुम घर जाकर आराम कर सकती हो। आज ही डिस्चार्ज पेपर्स हो जाएंगे, उसने बताया। काव्या ने हिचकिचाकर पूछा, क्या मैं वापस ना जाऊं? राघव ने उसकी सोच पढ़ ली। नहीं, वो पति पत्नी थे, उसे अस्पताल में छुपने नहीं देगा। काव्या उदास हो गई। काव्या, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती? राघव ने अचानक पूछा। इतना कुछ सीखा है तुमने, डॉक्टर नहीं स्टार होनी चाहिए थी, उसने कहा। काव्या ने होंठ काट लिए। वो कहना चाहती थी, मैंने सब कुछ सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए सीखा। आपको पसंद आया? उसने पूछा। हाँ, राघव ने बिना सोचे जवाब दिया। उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। मनीष मल्होत्रा ने सब पहले से प्लान किया था। उसे राघव के लिए तैयार किया गया था। उसके पिता उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। राघव ने उसके बालों की एक लट कान के पीछे कर दी। और क्या छुपा रखा है मुझसे? मेरा पोर्ट्रेट बनाओ, उसने कहा। काव्या हैरान रह गई। मन नहीं है? राघव ने भौएं उठाईं। उसे उसके तरीके याद आ गए। ठीक है, उसने जल्दी से कहा। तभी खट खट। राघव ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक लोकल कुरियर खड़ा था। माफ़ कीजिए, क्या यहाँ मिस नैयर रहती हैं? राघव मेहरा ने डिलीवरी बॉय को ऊपर से नीचे तक देखा। आखिर उसकी नज़र उस बड़े से गुलदस्ते पर जाकर रुक गई जिसमें ढेर सारी लाल गुलाब थीं। ये फूल किसके लिए है? काव्या के लिए। उसी पल काव्या नैयर ने उत्सुकता से झांकते हुए पूछा, दरवाजे पर कौन है? राघव से निकल रही ठंडी और भारी फीलिंग को महसूस करते हुए डिलीवरी बॉय ने सावधानी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मिस नायर हैं? मैं लोकल डिलीवरी सर्विस से हूँ। आपके लिए एक पार्सल है, प्लीज़ साइन कर दीजिए। किसने भेजा है? काव्या ने पूछा। डिलीवरी बॉय ने जवाब दिया, मिस्टर अय्यर की तरफ से। काव्या ने तुरंत राघव की तरफ देखा। सिर्फ उसके साइड प्रोफाइल से ही वो उसके जबड़े की कसावट और नाराज़गी साफ महसूस कर सकती थी। उसे पता था, राघव समझ चुका है कि फूल कुणाल अय्यर की तरफ से है। जानते हुए भी कि राघव गुस्सा करेगा, उसने फिर भी डिलीवरी बॉय को अंदर आने दिया। डिलीवरी बॉय हल्का कांपता हुआ राघव के पास से निकला और 99 लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता काव्या को पकड़ा गया। प्लीज़ साइन कर दीजिए, उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा। ठीक है, काव्या ने साइन किया। जैसे ही काम पूरा हुआ, डिलीवरी बॉय लगभग भागता हुआ बाहर निकल गया। शायद उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी डिलीवरी थी। राघव आगे बढ़ा। तुम्हें पसंद आया? काव्या ने कार्ड खोला और पढ़ा। मुझे लगता है किसी भी औरत को पसंद आएगा। राघव ने ठंडी हंसी हंसी और झटके से कार्ड उसके हाथ से छीन लिया। उसने नीचे देखा और पढ़ा, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में। मेरा दिल बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें जगह सिर्फ तुम्हारे लिए है। काव्या, जल्दी से राघव मेहरा से तलाक ले लो। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें याद करूंगा और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। कुणाल अय्यर। शब्द बेबाक थे और बेहद उकसाने वाले। राघव का चेहरा पल पल गहराता गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे ताज़ा खून उतर आया हो। गुस्से को दबाते हुए उसने पूछा, तो तुम मुझे तलाक देकर कुणाल से शादी करना चाहती हो? काव्या ने कार्ड पढ़ा ही नहीं था, लेकिन राघव की हालत देखकर वो समझ गई, अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लिखा होगा। जब उसने कुणाल की प्लानिंग मानी थी, तब उसे पता था राघव को गुस्सा आएगा ही, और वही तो उसका मकसद था। हाँ, उसने जवाब दिया। राघव ने कार्ड को हाथ में ही चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो बेहद गुस्से में था, लेकिन काव्या की प्लास्टर वाली टांग देखकर उसने खुद को थोड़ा रोका। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तो सपना देखती रहो। मैंने कहा है, जिसके भी पास तुम जाओगी, मैं उसे तबाह कर दूंगा। ये कहते हुए वो जोर से दरवाज़ा पटककर बाहर निकल गया। धड़ाम। आवाज़ इतनी तेज थी कि दरवाजे खिड़कियां तक हिल गईं। इस बार वो सच में बहुत गुस्से में था। काव्या से हर गई। उसके चेहरे के सामने बार बार राघव का गुस्से भरा चेहरा घूम गया। दिल में हल्का सा अपराध बोध और दर्द उभरा। क्या मैं ज्यादा आगे निकल गई? भर्र। तकिए के नीचे रखा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने खुद को संभाला और फोन उठाया। वीडियो मैसेज था, कल्याणी नैयर की तरफ से। वीडियो में आरव जाग रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी। जन्म के समय जो त्वचा लाल थी, अब हल्की गुलाबी सफ़ेद हो गई थी। छोटा सा, बेहद प्यारा। काव्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। आंखों में नमी उतर आई। उसने अभी अभी उसे जन्म दिया था, लेकिन उसके साथ रहने का मौका ही नहीं मिला। वो उसे बहुत याद कर रही थी, गोद में लेने की, चूमने की।
राघव के लिए नरमी दिखाने का सवाल ही नहीं था। उसका बच्चा उसे चाहिए था। उसे जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास लौटना था और राघव से पूरी तरह अलग होने के लिए उसे तलाक चाहिए था। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुला। काव्या ने जल्दी से फ़ोन कंबल के नीचे छुपा लिया। अंदर रोहित कपूर सबसे आगे था। वो काव्या से सम्मान से बात करता था क्योंकि उसे पता था कि राघव उसकी परवाह करता है। मिसेस मेहरा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट मेहरा ने मुझे आपको विला ले जाने को कहा है। असल में राघव के शब्द इतने नर्म नहीं थे। मैं समझ गई, काव्या ने धीरे से कहा। मिसेस शर्मा, इनका सामान पैक कर दीजिए, रोहित ने कहा। ज्यादा सामान भी नहीं था। सब तैयार होते ही रोहित व्हीलचेयर ले आया। मिसेस शर्मा ने काव्या को बैठाया। रोहित कई लोगों के साथ आया था, जैसे उसे डर हो कि काव्या भागने की कोशिश करेगी। ये सब देखकर मिसेस शर्मा ने फुसफुसाकर पूछा, यंग मिस्ट्रेस, क्या आपने फिर राघव को नाराज कर दिया? काव्या चुप रही। ये चुप्पी ही जवाब थी। लेकिन क्यों? मिसेस शर्मा को समझ नहीं आया। वो चाहती तो अभी एक खुशहाल रिश्ता जी सकती थी। मेहरा फैमिली की बहू, सबकी ईर्ष्या का कारण। फिर भी वो हमेशा उन्हें चुनौती क्यों देती है? क्योंकि वाक्य पूरा होने से पहले ही काव्या ने देखा रोहित ने कुणाल के भेजे गुलाबों को पैर से कुचल दिया। फिर बोला, ये भी प्रेसिडेंट मेहरा का ऑर्डर है। काव्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। कुचलने दो, उसने बेरुखी से कहा। क्या ये वही आदमी भेजा था जो आज अस्पताल आया था? काव्या ने हल्की सी आवाज निकाली। मिस्टर मेहरा का गुस्सा जानती हो, फिर भी दूसरे आदमी के फूल क्यों लिए? मिसेस शर्मा झुंझला गईं। काव्या ने बिना छुपाए कहा, मुझे तलाक चाहिए। मिसेस शर्मा, डबल डॉट। रोहित, डबल डॉट। नाशुक्र, रोहित बड़बड़ाया। काव्या हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ चुप रही। रोहित उसे अस्पताल से बाहर ले गया। गेट पर उसने देखा मनीष मल्होत्रा और गीता मल्होत्रा साथ साथ अस्पताल की तरफ आ रहे थे। मनीष का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। काव्या को देखते ही वो घबराकर आगे बढ़ा। काव्या, इन महीनों में कहाँ थी तुम? तुम्हारी माँ कहाँ है? काव्या ने गीता की तरफ देखा और बोली, आपके साथ इतनी सुंदर महिला है, फिर मेरी माँ को क्यों ढूंढ रहे हैं? मनीष का चेहरा तमतमा गया। मुझे पता है तुम और तुम्हारी माँ जानबूझकर मुझसे बच रही हो, लेकिन सुन लो, मैं तुम्हारी माँ को तलाक नहीं दूंगा। खांस, खांस। वो जोर जोर से खांसने लगा। काव्या डॉक्टर थी। वो तुरंत समझ गई मनीष बीमार है। आप डॉक्टर को दिखाने आए हैं ना? अंदर जाइए, उसने कहा। तुम्हारी टांग को क्या हुआ? मनीष ने पूछा। गिर गई थी, काव्या ने सपाट जवाब दिया। ज्यादा चोट तो नहीं? कुछ खास नहीं। गीता ने मनीष को खींचते हुए कहा, चलो भी, तुम्हारी हालत खराब है और तुम्हें दूसरों की पड़ी है। चुप रहो, मनीष चिल्लाया। सच ही तो कह रही हूं, वो अब मेहरा फैमिली की बहू है, उसे अब आपकी परवाह नहीं। रोहित, चलो, काव्या ने कहा। उसे और सुनने का मन नहीं था। मनीष कुछ और कहना चाहता था, लेकिन काव्या की गाड़ी निकल चुकी थी। काफी देर तक वो उसी तरफ देखता रहा। अंदर जाकर मनीष ने सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट्स आते ही गीता ने डॉक्टर को दी। डॉक्टर की शक्ल गंभीर हो गई। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मनीष ने पूछा। डॉक्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा पूछ लिया, आपके परिवार से कौन कौन है यहाँ? पास खड़ी गीता मल्होत्रा फौरन बोल पड़ी, मैं इनकी पत्नी हूँ। जिसके पास जो नहीं होता उसी की चाहत सबसे ज्यादा होती है। गीता भी अलग नहीं थी। वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी खुद को पत्नी साबित करने का। भले ही वो सिर्फ एक रखैल थी, फिर भी बिना झिझक उसने खुद को मनीष मल्होत्रा की पत्नी बता दिया। डॉक्टर, मेरे पति की बीमारी ज्यादा गंभीर तो नहीं है ना? उसने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने कहा, इतनी भी गंभीर नहीं है, ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, एक और टेस्ट लिख देता हूँ। डॉक्टर ने पर्ची लिखकर मनीष को दी और कहा, आप बाहर जाकर ये टेस्ट करवा लीजिए, आपकी पत्नी यहीं रुक सकती है। मनीष समझ गया डॉक्टर उसे कमरे से बाहर भेजना चाहता है। उसने गंभीर आवाज में कहा, डॉक्टर, सीधा साफ बताइए, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सुन सकता हूँ। डॉक्टर कुछ पल झिझका, फिर बोला, ठीक है। उसने रिपोर्ट दोबारा देखी और कहा, आपको मलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है। मनीष ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था, फिर भी ये सुनते ही उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसके हाथ, जो जांघों पर टिके थे, मुट्ठियों में भींच गए। मनीष पर झुकी गीता भी खुद को संभाल नहीं पाई। उसे तो बस खांसी है, ब्रेन कैंसर कैसे हो सकता है? आपसे गलती हो गई होगी, डॉक्टर ने समझाया। कैंसर गले और फेफड़ों तक फैल चुका है, इसलिए लगातार खांसी हो रही है। ये गलत है, गीता चिल्ला पड़ी।
मनीष में बहस करने की ताकत नहीं बची थी। बस करो, निकल जाओ। लेकिन गीता ने जैसे सुना ही नहीं। मैं आपको किसी और अस्पताल ले चलूंगी, यहाँ की डॉक्टर नालायक हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। बस। मनीष का सब्र टूट गया। पहले से ही सिर भारी था और उसकी आवाज़ें उसे और दर्द दे रही थीं। आखिरकार गीता चुप हुई। मनीष ने शर्मिंदगी से डॉक्टर की तरफ देखा। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर ने हाथ हिलाकर कहा। वो समझता था। ऐसे सीन उन्होंने इससे भी बदतर देखे थे। मेरे पास कितना समय है? मनीष ने खुद को संभालते हुए पूछा। इस दुनिया में मौत से न डरने वाला कोई नहीं होता। मौत का सामना डर लेकर आता है। डॉक्टर ने कहा, हमें और टेस्ट करने होंगे। अगर मुमकिन हो तो आपको अभी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। मनीष ने कहा, मुझे घर जाकर सोचना होगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने फाइलें समेटी और मनीष को थमा दी। आप चाहें तो किसी और अस्पताल में भी टेस्ट करवा सकते हैं। मनीष थका हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा और उठकर बाहर चला गया। गीता उसके पीछे पीछे बोली, किसी और अस्पताल चलते हैं, यहाँ की रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। मनीष का सिर फटने को था। उसे बस शांति चाहिए थी, लेकिन गीता की बकबक उसे पागल कर रही थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं जल्दी मरूं तो बोलती रहो, वरना चुप रहो। उसकी आवाज़ ठंडी और सख्त थी। मैं तो आपकी भलाई के लिए ही। मनीष ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसे अपनी हालत पता थी। बोलने की ताकत भी मुश्किल से बची थी। उधर काव्या नैयर वापस विला आ चुकी थी। रोहित कपूर जिन आदमियों को साथ लाया था वो वापस नहीं गए। वो विला के बाहर पहरा दे रहे थे ताकि काव्या दोबारा भाग न सके। असल में वो कैद में थी और विला में बंद होने के बाद राघव मेहरा एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। ये हालत लगभग 1 महीने तक चली। इस 1 महीने में काव्या का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन इस खामोशी में उसे अजीब सी शांति मिली। कुणाल अय्यर इतना किस्मत वाला नहीं था। राघव का गुस्सा काव्या पर नहीं निकल सकता था, तो उसने सारा गुस्सा कुणाल पर उतार दिया। ऑर्टिज फैमिली कॉर्पोरेशन से जुड़े हर प्रोजेक्ट पर हमला होने लगा। भले ही खुद को नुकसान हो, राघव को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक वक्त तो कुणाल लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ गया। उसके खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ हर जगह फैल गई। ऑर्टिज फैमिली से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स का बाइकआउट होने लगा। आखिरकार कुणाल दबाव में आ गया और खुद राघव से मिलने आया। उसने साफ कहा कि काव्या और उसके बीच कुछ भी नहीं है। उसके शब्द थे, मैं बस आपको गुस्सा दिलाना चाहता था। काव्या तलाक चाहती थी, इसलिए हमने नाटक किया, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं था। जब राघव विला आया तभी काव्या ने ये सब देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये आइडिया कुणाल का था। अगर उसने किया था तो नतीजों के लिए तैयार होना चाहिए था। तुम्हारा प्यार इस हालत में है, कुछ कहना चाहोगी? राघव ने काव्या को घूरते हुए पूछा। कुणाल के समझाने के बावजूद राघव पूरी तरह यकीन नहीं कर पाया था। वो काव्या की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। काव्या ने सारे मैसेज ठंडे दिल से पढ़े। उसके मन में साफ हो गया, कुणाल सच बोल रहा है। अगर वो सच में कुणाल को पसंद करती तो इतनी बेपरवाह नहीं रहती, क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन तलाक की उसकी चाह बिल्कुल असली थी। क्या वो सच में उसे छोड़ना चाहती थी? काव्या, तुम तलाक पर इतनी जिद क्यों कर रही हो? राघव की आवाज़ सीधी और आंखें गहरी थीं। काव्या की नज़र हल्की सी हिली। आप जानते हैं, मैं और कुणाल, वो सब मुझे पहले ही बता चुका है। तुम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। काव्या एक पल को सन्न रह गई। कुणाल सच में भरोसे के लायक नहीं है। उसने खुद को संभाल कर कहा, मैंने कभी आपसे शादी करना नहीं चाहा। मुझे आप पसंद नहीं है और मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिताना चाहती जिसे मैं पसंद नहीं करती। इसलिए मुझे तलाक चाहिए, बस। राघव बहुत देर तक चुप रहा। वो कहना चाहता था, उस रात वो वही था। अगर उसे पता चल जाए तो क्या वो फिर भी तलाक चाहेगी? अगर जिस आदमी ने उस रात तुम्हें छुआ वही तुम्हारे बच्चे की मौत का जिम्मेदार हो तो क्या तुम उससे नफरत करोगी? राघव ने परखा। बिना एक पल सोचे काव्या बोली, बिल्कुल, मैं उससे नफरत करूंगी। काश वो मर जाए। उसके चेहरे और आवाज में गुस्सा साफ था। इसीलिए मैं आपसे नफरत करती हूँ। आपकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, काव्या ने कहा। वो नहीं भूली थी, राघव और मीरा अग्रवाल दोनों जिम्मेदार थे। राघव ने धीरे से कहा, अगर नफरत करनी है तो कर लो। काव्या चौंकी। उसकी आवाज में उदासी थी। आप ठीक हैं? उसने धीरे से पूछा। राघव उठकर खिड़की के पास चला गया। गलती मेरी थी। बच्चे को खोना उसे भी तोड़ चुका था। काव्या का मन हुआ उसे पकड़ ले। उसकी परछाई बेहद अकेली लग रही थी, लेकिन उसने जोर से सिर झटका।
नहीं, ये खालीपन ही उनके बीच की दीवार था। मिसेस शर्मा, काव्या ने आवाज दी। मिसेस शर्मा आईं। मुझे ऊपर ले चलिए, काव्या ने कहा। जैसे ही मिसेस शर्मा आगे बढ़ी, राघव ने कहा, मैं ले जाऊंगा। मिसेस शर्मा तुरंत पीछे हट गईं। नहीं, मिसेस शर्मा ले जाएंगी, काव्या ने विरोध किया। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गोद में उठा लिया। काव्या के हाथ कांप गए, समझ नहीं आया कहाँ रखें। आप जानते हैं कि मैं आपसे नफरत करती हूं, फिर भी आप मेरे साथ अच्छे क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। राघव ने उसे बेड पर लेटाया, फिर झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। काव्या की आंखें फैल गईं। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया, नजरें चुराते हुए बोली, मुझे आप पसंद नहीं है, मुझे पता है। राघव ने कहा। हैरानी में काव्या ने सिर उठाया, इतनी तेजी से कि उसका माथा उसकी ठोड़ी से टकरा गया। सॉरी, मुझे मतलब नहीं था। वो उसकी ठोड़ी छूने लगी। ठीक है ना? तभी उसे एहसास हुआ उसकी उंगलियां अभी भी वहीं थीं। घबराकर उसने हाथ खींचना चाहा, लेकिन राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दीजिए मेरा हाथ, काव्या नायर ने संघर्ष करते हुए कहा। उसकी आवाज बस फुसफुसाहट जितनी थी। राघव मेहरा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसने काव्या के नर्म हाथ को अपनी हथेली में कस लिया और झुककर उसके होठों पर किस कर लिया। आमतौर पर काव्या विरोध करती, लेकिन इस बार वो असामान्य रूप से शांत थी। उसने उसे धक्का नहीं दिया, उसने आंखें तक बंद कर लीं। पहली बार उसने किसी की मौजूदगी को चुपचाप महसूस होने दिया, किस से दिल में उठने वाली उस हलचल को महसूस किया। राघव का किस नर्म था, गहरा था और देर तक ठहरने वाला था। वो ऐसा था कि काव्या खुद को उसमें खोने से रोक नहीं पाई। पहली बार काव्या इतनी आज्ञाकारी थी और राघव को और चाहिए था। सिर्फ किस करना अब उसके लिए काफी नहीं था। उसका किस और गहरा हो गया, जैसे वो उसे धीरे धीरे अपना बनाना चाहता हो। उसकी उंगलियां काव्या की कॉलरबोन पर फिसल गईं, उसके नेकलाइन को हल्के से खींचा। जब उसकी स्ट्रैप नीचे सरकी, काव्या ने अपनी छाती पर ठंडक महसूस की और समझ गई कि राघव क्या कर रहा है। वो तुरंत होश में आ गई। उसने जल्दी से खुद को अलग करने की कोशिश की। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। राघव की आंखों में चाहत छाई हुई थी। लेकिन अभी तुम एंजॉय कर रही थी ना? काव्या ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं नहीं कर रही थी। सच में? राघव की उंगलियां उसके होठों के कोने पर फिसल गईं, जो अभी भी थोड़े गीले थे, शायद उनके किस की वजह से। क्या आप प्लीज चले जाएंगे? काव्या की नजरें इधर उधर भटक रही थीं, कहीं टिक ही नहीं पा रही थी। उसके हालिया बर्ताव ने उसे गहरे शर्मसार कर दिया था। वो खुद से नफरत करने लगी। वो उसे किस कैसे करने दे सकती थी? वो कैसे? उसने होंठ काटे और सारा दोष उसी पर डाल दिया। अब से आप मेरे बहुत पास नहीं आएंगे और मुझे बिल्कुल भी सिड्यूस नहीं करेंगे। उसे लग रहा था कि वो खुद को खोती जा रही है, सिर्फ राघव की छेड़छाड़ की वजह से। राघव ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। काव्या ने उसकी मुस्कान की एक झलक देखी और लगभग फिर से फिसल ही गई। वो मुस्कान, इतनी कोमल, इतनी इंडल्जेंट, उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जल्दी से नजरें फेर लेती है। ये आदमी हमेशा अपनी शक्ल का इस्तेमाल करके मुझे फंसाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेस शर्मा की आवाज आई। सर, नीचे कोई यंग मिस्ट्रेस से मिलने आया है। कौन? राघव ने पूछा। वो कह रहा है कि वो यंग मिस्ट्रेस का भाई है। काव्या की भौहें सिकुड़ गईं। मयंक मल्होत्रा? मयंक एक हिट एंड रन केस में फंसा था। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था और हर जगह मनीष मल्होत्रा ने सेटिंग कर दी थी, इसलिए वो सिर्फ 2 महीने में बाहर आ गया। राघव ने पूछा, तुम उससे मिलना चाहती हो? अगर नहीं तो मैं उसे भिजवा देता हूं। काव्या ने कहा, मुझे उससे नहीं मिलना। उसका अपने सौतेले भाई से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं था, ना ही कोई भावनाएं। और वो गीता मल्होत्रा से नफरत करती थी, तो उसी के कारण मयंक के लिए भी उसके दिल में कुछ अच्छा नहीं था। उसे भेज दीजिए, राघव ने बाहर कहा। जी सर। मिसेस शर्मा की आवाज आई और उनके नीचे उतरते कदमों की आहट सुनाई दी। काव्या को अचानक मनीष मल्होत्रा याद आ गया। कुछ दिन पहले उसने उसे देखा था, बहुत पीला, बहुत दुबला। साफ लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे नहीं पता था क्या हुआ है। वो उससे नफरत करती थी, उसके इस्तेमाल करने के लिए, अपनी माँ के साथ बेवफाई के लिए। लेकिन ये सोचकर कि शायद वो बीमार है, उसके दिल में हल्की सी चिंता उठी। शायद खून का रिश्ता था।
काव्या की चेहरे की चिंता देखकर राघव बोला, अगर तुम चाहो तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूं। काव्या ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं। उसकी उदासी मयंक की वजह से नहीं थी। कुछ देर बाद मिसेस शर्मा वापस आईं। वो जा नहीं रहा, हमने भेज दिया था लेकिन वो लौट आया है। कह रहा है जब तक यंग मिस्ट्रेस से नहीं मिलेगा नहीं जाएगा। राघव ने दरवाज़ा खोला, खुद मामला संभालने के लिए। तभी काव्या ने कहा, मुझे उससे मिल लेना चाहिए। वो जानना चाहती थी कि मयंक आया क्यों है। जैसे ही वो उठने लगी, राघव ने उसे गोद में उठा लिया। काव्या अभी भी थोड़ी असहज थी, लेकिन उसने अपना हाथ उसके कंधे पर टिका दिया। वे नीचे गए। थोड़ी देर में मयंक को अंदर लाया दिया। सिस, उसने आते ही अपनापन दिखाते हुए कहा। काव्या का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। मुझसे मिलने क्यों आए हो? आप डॉक्टर हो, आपके अच्छे कनेक्शन होंगे। मयंक की आवाज़ भर गई। पापा बहुत बीमार है, बहुत सीरियस। अगर जल्दी सर्जरी नहीं हुई तो शायद ज्यादा समय नहीं है। जो लड़का आमतौर पर हंसमुख रहता था, आज टूटा सा लग रहा था। काव्या का सीना भारी हो गया। डायग्नोसिस क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। ब्रेन कैंसर, मैलिग्नेंट, फेफड़ों तक फैल गया है। काव्या सन रह गई। ऐसा कैसे? प्लीज सिस, अगर कोई अच्छा डॉक्टर जानती हो तो ढूंढ दो, मयंक ने बेचैनी से कहा। काव्या जानती थी, जब कैंसर फैल चुका हो तो वो आखिरी स्टेज होती है। उसके चुप रहने पर मयंक भड़क गया। क्या आप पापा को बचाना नहीं चाहती? काव्या ने खुद को संभाला। तुम पहले जाओ। मयंक को लगा वो मनीष से नफरत की वजह से मदद नहीं कर रही। पापा ने आपको पाला, अब वो मरने वाले हैं और आप इतनी बेरहम हो? काव्या ठंडे स्वर में बोली। क्या तुम समझते हो मैं चमत्कार कर सकती हूं? लेट स्टेज कैंसर है, कोई नहीं बचा सकता। मयंक चिल्लाया। काव्या नायर, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। काव्या शांत रही। अगर सजा मिलेगी तो मुझे। तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? राघव का चेहरा सख्त हो गया। उसने लोगों को इशारा किया। मयंक को बाहर ले जाया गया, गालियां देता हुआ। सब चले गए। काव्या का सख्त चेहरा टूट गया। उसका दिल टूट रहा था। थोड़ा संभलकर उसने फोन उठाया। वो एक एक्सपर्ट को जानती थी। कॉल की लेकिन किसी ने उठाया नहीं। क्या मेरी मदद चाहिए? राघव ने पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। नहीं धन्यवाद। वो खुद कोशिश करेगी। अगर जरूरत पड़े तो बताना, राघव ने कहा। काव्या ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें नर्म हो गईं। वो बहुत जेंटल था। कोई भी औरत पिघल जाए, वो जल्दी से नजरें झुका लेती है। थैंक यू, राघव ने कहा। उनके बीच का माहौल अचानक औपचारिक और शांत हो गया। अगले दिन मिसेस शर्मा और ड्राइवर की मदद से काव्या व्हीलचेयर पर बाहर निकली। किसी से मदद मांगने जा रही थी तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहती थी। मॉल गई। उसके पास पेंटिंग बेचकर अच्छा पैसा था। उसे पता था एक्सपर्ट को चाय पसंद है, इसलिए उसने एक महंगा यिक्सिंग क्ले टी पॉट चुना। उसने कहा, इसे पैक कर दीजिए, इस कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। वो कार्ड जो राघव ने दिया था। सेल्स असिस्टेंट ने ब्लैक कार्ड देखकर दोनों हाथों से लिया। काव्या ने यूं ही पूछा, इस कार्ड में कितना बैलेंस है? असिस्टेंट बोला, मैम ये अनलिमिटेड कार्ड है। काव्या सन रह गई। क्या? क्लर्क ने अपनी बात दोहराई और समझाया। ये ब्लैक कार्ड है मैडम। ऐसा कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जिनके अकाउंट में $1 बिलियन से ज्यादा की डिपॉजिट होती है। जो लोग यिक्सिंग टी पॉट खरीद सकते थे वो आमतौर पर बहुत अमीर होते थे। दुकान में काम करते हुए क्लर्क ने कई अमीर लोग देखे थे। उसे उनकी दुनिया की थोड़ी समझ थी। काव्या नायर सन रह गई। उसे राघव मेहरा की बात याद आई, जो चाहो खरीद लो। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका मतलब क्या था। लेकिन वो उससे इतना पैसा कैसे ले सकती थी? क्लर्क ने सामान पैक किया और मिसेस शर्मा ने बैग थाम लिया। आपका कार्ड। क्लर्क ने दोनों हाथों से कार्ड लौटाया। काव्या ने कार्ड लिया। वो सिर्फ एक कार्ड था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथों में बहुत भारी हो, लगभग असहनीय। राघव ने कहा था कि उसे वो पसंद है, लेकिन काव्या हमेशा सोचती रही कि वो मजाक कर रहा है। अगर वो सीरियस नहीं था तो वो उसे ऐसा कार्ड कैसे दे सकता है?
काव्या के होठों पर कड़वी सी मुस्कान आ गई। वाकई, पैसा किसी भी औरत को छू सकता है, वो भी कोई अलग नहीं थी। वो सच में थोड़ी भावुक हो गई थी। पैसे की रकम की वजह से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई की वजह से। अगर किसी के पास 10,000 हों और वो सारे तुम्हें दे दे, तो वो सच्चाई है। अगर किसी के पास 10 करोड़ हों और वो भी तुम्हें देने को तैयार हो, तो वो भी सच्चाई ही है। मैडम, आप क्या सोच रही हैं? मिसेस शर्मा ने हल्के से पूछा। क्या कुछ और खरीदना है? काव्या होश में आई। नहीं, बस हो गया, चलिए। मिसेस शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि मिस्टर मेहरा कितने अच्छे इंसान हैं। काव्या चुप रही। सच ये था कि उसे समझ आ रहा था, लेकिन वो मान नहीं सकती थी। वो हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो और राघव कभी असली कपल नहीं बन सकते थे, क्योंकि उसका एक बच्चा था और उस बच्चे का पिता राघव नहीं था। क्या राघव किसी और के बच्चे को पाल सकता था? क्या वो सौतेला पिता बन सकता था? जवाब साफ था, नहीं। जब ये बात वो जानती थी, तो भावनाओं में उलझने का कोई मतलब नहीं था, और वैसे भी वो उसका पैसा कभी स्वीकार नहीं करेगी। अभी इन सब बातों में उलझने का समय नहीं था। उसने खुद को संभाला। चलिए। उसने ड्राइवर को पता दिया। किस्मत अच्छी थी, आज एक्सपर्ट घर पर ही थे। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। आपको मुझसे क्या काम है? 50 के आसपास उम्र का एक आदमी बोला। कनपटियों पर हल्की सफ़ेदी थी, लेकिन चेहरा अब भी तेज और एक्टिव लग रहा था। काव्या ने बिना घुमाए फिराए कहा, जी हाँ, मेरे पिता को ब्रेन कैंसर है। मैं चाहती हूँ कि आप उनके प्राइमरी डॉक्टर बने। वो एक्सपर्ट हमेशा काव्या की काबिलियत की तारीफ करता था। आज वो अपने पिता के लिए मदद मांगने आई थी। उसकी इस भक्ति से वो इनकार नहीं कर पाया। मैं मदद करूंगा, उसने कहा। धन्यवाद, काव्या ने कहा। मैंने सुना है आपको चाय पसंद है, तो ये छोटा सा तोहफा लाई हूँ। उसने टी पॉट टेबल पर रखा। एक्सपर्ट हिचकिचाया। मैं ये नहीं ले सकता। प्लीज़, आपको लेना होगा, काव्या ने सच्चाई से कहा। आपने मेरी मदद बिना कुछ लिए करने को मान ली, यही आपकी ईमानदारी दिखाता है। ये बस एक जूनियर की तरफ से सीनियर के लिए सम्मान है। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं थी। चाय के शौकीन एक्सपर्ट ने आखिरकार स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं आपका भाव ठुकराऊंगा नहीं। काव्या मुस्कुराई। ये मेरा सौभाग्य है। मुख्य बात तय होने के बाद वे मेडिकल नॉलेज पर चर्चा करने लगे। उस एक्सपर्ट को उसी बीमारी में विशेषज्ञता की वजह से ख्याति मिली थी। सालों की प्रैक्टिस ने उसे बेहद अनुभवी बना दिया था। काव्या ने उससे बहुत कुछ सीखा। बातों बातों में दोपहर हो गई। एक्सपर्ट ने लंच के लिए रोका, लेकिन काव्या ने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे अभी कुछ और काम है, उसने कहा। ठीक है, मैं आज दोपहर अस्पताल आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, काव्या ने फिर कहा। वहां से निकलकर वो नायर विला लौट आई। सोफे पर सिकुड़कर बैठ गई, गहरी सोच में डूबी हुई। वो सोच रही थी कि उसे कल्याणी नायर को ये सब बताना चाहिए। आखिरकार मनीष मल्होत्रा और कल्याणी 20 साल से ज्यादा साथ रहे थे, और अब तक तलाक नहीं हुआ था। उसे जानने का हक था। जैसे ही वो कॉल करने वाली थी, फोन वाइब्रेट हुआ। कल्याणी की वीडियो और 2 मैसेज आए। वीडियो में छोटा सा आरव ब्लू बॉडी सूट में था, काले बाल, इधर उधर घूमती जिज्ञासु आंखें, बेहद प्यारा। पहला मैसेज। आरव अब 1 महीने का हो गया है, लगभग 7 पाउंड का हो गया है। क्या वो मोटा लग रहा है? दूसरा। देखो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं लगता। काव्या के होठों पर मुस्कान आ गई। जरूर मेरा ही बेटा है, उसने जवाब भेजा। थोड़ा रुककर उसने लिखा, मैंने सुना है पापा बहुत बीमार है। काफी देर बाद जवाब आया, अच्छा होगा अगर वो मर जाए। काव्या स्क्रीन को घूरती रही। क्या ये सिर्फ गुस्सा था, या सच में वो यही चाहती थी? मैडम, थोड़ा फल ले लीजिए, मिसेस शर्मा ने प्लेट आगे बढ़ाई। काव्या ने फोन रख दिया और खरबूजे का टुकड़ा उठा लिया। अस्पताल में, सिटीव्यू अस्पताल में मनीष मल्होत्रा बिस्तर पर लेटा था। आंखें धसी हुई, चेहरा पीला, शरीर हद से ज्यादा दुबला। उसके प्राइमरी डॉक्टर और कई स्पेशलिस्ट जांच के लिए आए। सारे टेस्ट हो चुके थे। हालत इतनी खराब थी कि सर्जरी बेकार मानी जा रही थी। बिना सर्जरी वो थोड़ा और जी सकता था। सर्जरी हुई तो रिस्क ज्यादा और रिजल्ट खराब। अभी सबसे अच्छा रास्ता लाइफ एक्सटेंडिंग ट्रीटमेंट था। ये हमारे इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर ने कहा। मरीज की आंखों में उम्मीद चमक उठी। क्या मेरे बचने की कोई उम्मीद है? अगर आप डॉक्टरों का साथ देंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे, स्पेशलिस्ट बोले। आप बेहतर होंगे। मरीज को सबसे पहले उम्मीद देना जरूरी होता है। सच? उसने पूछा। सच, डॉक्टर ने कहा। आपको पॉजिटिव रहना होगा, उन्होंने समझाया।
कई लोग आपसे ज्यादा खराब हालात में भी ठीक हुए हैं। मैं समझ गया। उसने सिर हिलाया। अब से मैं डॉक्टर राकेश अय्यर के साथ आपका इलाज देखूंगा, स्पेशलिस्ट बोले। मनीष ने जोर से सिर हिलाया। वैसे आपने मुझ तक कैसे पहुंचा? उसने हैरानी से पूछा। आपकी बेटी आई थी, डॉक्टर ने कहा। वो बहुत समर्पित है। मनीष का चेहरा नर्म पड़ गया। काव्या, आपने बहुत अच्छी बेटी पाली है, डॉक्टर ने कहा। पहली बार मनीष को उस पर गर्व हुआ। डॉक्टर जाने के बाद उसने कहा, किसी भी हालत में अपनी बहन को यहां लाना। मयंक मल्होत्रा गुस्से में बोला, वो बेरहम है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप जिए या मरे। वो तुम्हारी बहन है, मनीष ने सख्ती से कहा। उसे मैं भाई लगता ही नहीं, वो चिल्लाया। वो उठकर बाहर भागा और दरवाजे पर किसी से टकरा गया। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये वो कैसे हो सकती है? मयंक मल्होत्रा की आवाज कांप रही थी। तो तुमने कहा था कि तुम मदद नहीं करोगी, फिर तुम हॉस्पिटल क्यों आई हो? काव्या नायर बिल्कुल बेपरवाह थी। मैं अपना प्लास्टर हटवाने आई हूं। मुझे पहले से पता था तुम कितनी बेरहम हो। मयंक गुस्से में बड़बड़ाया। मनीष मल्होत्रा तुमसे मिलना चाहते थे और फिर भी तुम इतनी ठंडी बनी हुई हो। हमारी यंग मिस्ट्रेस ने पहले ही बहुत कुछ किया है, वरना वो जाकर। मिसेस शर्मा, काव्या में इनसे बीच में ही रोक दिया। उसे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं थी, खास तौर पर गीता मल्होत्रा के बेटे को तो बिल्कुल नहीं। मयंक उसके बारे में जो चाहे सोच सकता था। काव्या को उसके विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्पिटल रूम के अंदर से आवाज आई, क्या तुम हो काव्या? काव्या ने होंठ भींचे। हाँ, मैं ही हूं। अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। काव्या का अंदर जाने का मन नहीं था। आप इलाज पर ध्यान दीजिए। काव्या, मनीष की आवाज सख्त हो गई। क्या मुझे बिस्तर से उठकर तुम्हें बुलाने आना पड़ेगा? डैड, उसे बुलाना बंद करिए, ये दिल से पत्थर है। मयंक बड़बड़ाया। जुबान संभालो। मनीष गुस्से में बिस्तर से उठे और दरवाजे तक आए। अपनी बहन से माफी मांगो। नहीं, मैं नहीं मांगूंगा अभी। मनीष को जोर की खांसी आ गई। मयंक तुरंत उनका सहारा देने लगा। आखिरकार उसने सिर झुकाया। सॉरी डैड, मैंने माफी मांग ली है, प्लीज गुस्सा मत करिए। मनीष की खांसी थोड़ी शांत हुई। उन्होंने काव्या की तरफ देखा। मेरे लिए मान लो। बीमारी से जूझते पिता को देखकर काव्या का दिल पिघल गया। चेहरा ठंडा रखते हुए बोली, जल्दी बोलिए, मुझे और काम है। मनीष ने मयंक को बाहर भेज दिया। मयंक जाते जाते उसे घूर कर देख गया। काव्या ने परवाह नहीं की। व्हीलचेयर आगे बढ़ाई। मिसेस शर्मा, बाहर इंतजार कीजिए। अंदर कमरे में। मनीष ने कहा, मेरी हालत बहुत खराब है, शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने मेरे लिए स्पेशलिस्ट ढूंढा, इसका मतलब तुम अब भी मुझे पिता मानती हो, है ना? काव्या चुप रही। मनीष ने आह भरी। शायद मुझसे गलती हुई, मुझे तुम्हारी शादी राघव मेहरा से जबरदस्ती नहीं करानी चाहिए थी। अगर तुम तलाक चाहती हो तो मैं मदद कर सकता हूं। काव्या चौंक गई। कैसे? तुम्हारे दादाजी पूरी जिंदगी दादाजी मेहरा के ड्राइवर रहे, अगर मैं उनसे विनती करूं तो शायद बात बन जाए। काव्या हिचकी। वो तलाक चाहती थी, फिर भी दिल के किसी कोने में हल्की सी हिचक थी। क्या तुम तलाक चाहती हो? मनीष ने पूछा। काव्या ने सिर उठाया। हाँ, जब तक जिंदा हूं ये एक काम कर लेने दो। उनकी आवाज भारी थी। इलाज में सहयोग करिए, आप ठीक हो जाएंगे, काव्या ने धीरे कहा। दोनों जानते थे ये बस तसल्ली थी। तभी दरवाज़ा खुला। अरे, आज कैसी हवा चली है? गीता ताने में बोली। बाहर जाओ, मनीष ने कहा। मेरे पीछे क्या बातें? गीता को डर था कि कहीं प्रॉपर्टी काव्या को न दे दे। काव्या बिना देखे बाहर जाने लगी। इतनी अचानक हमदर्दी क्यों? गीता ने जहर उगला। कोई मकसद है ना? बस, मनीष चिल्लाए। मेरे मरते ही जायदाद याद आ गई, वो भड़क उठे। गीता झूठी चिंता दिखाने लगी। सब समझ गई, कुछ नहीं बोली और बाहर निकल गई। कास्ट हट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन बाद चल सकती हो, लेकिन दौड़ भाग नहीं। स्पेशलिस्ट ने सच बताया, मनीष की हालत बहुत नाजुक है। काव्या का दिल बैठ गया। हम पूरी कोशिश करेंगे, डॉक्टर ने कहा। घर लौटकर उसका मन बुझा हुआ था। राघव देर से आया। ग्रे सिल्क पायजामा उस पर और भी जच रहा था। वो उसके पीछे लेटा, कमर में हाथ डाल लिया। तुम जाग रही हो? उसने फुसफुसाया। सो जाओ, काव्या बोली। तुम एक्टिंग में कमजोर हो, राघव मुस्कुराया। सुबह नाश्ते पर काव्या ने कार्ड आगे रखा। मैं ये नहीं ले सकती। हम पति पत्नी हैं,
राघव ने कहा। जो मेरा है वो तुम्हारा है। पैसों का हिसाब नहीं जानती, काव्या ने कहा। अभी रख लो, राघव बोला। आज कहाँ जाओगी? कहीं नहीं। हॉस्पिटल में जॉब दिलवा दूं? राघव ने पूछा। काव्या चुप रही। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। राघव का चेहरा गहराता चला गया। ये कब हुआ? फोन की दूसरी तरफ से रोहित कपूर की आवाज आई। मुझे भी अभी अभी पता चला है, शायद पिछले 1-2 दिन में ही हुआ है। उसकी आवाज गहरी और सख्त हो गई। हमें उसे ढूंढना होगा और वापस लाना होगा। समझ गया। कॉल खत्म हुई। राघव मेहरा ने फोन जोर से टेबल पर पटक दिया। वो आवाज उसके अंदर के उथल पुथल को साफ दिखा रही थी। काव्या नायर ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मीरा अग्रवाल को अंदर से बचा लिया गया था और जो उसे भगाकर ले गया था वो उसका पुराना अमीर बॉयफ्रेंड था। काव्या की सवाल भरी नजरों के सामने राघव ने सच नहीं बताया। कुछ नहीं, काम का स्ट्रेस है। वो कभी भी मीरा को खुली जिंदगी जीने नहीं देगा। उसकी नकल की वजह से उससे अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंच गया था। काव्या ने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा बस ऑफिस की टेंशन होगी। वो चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खत्म कर राघव जाने ही वाला था कि बटलर ईमान खान आ गए। यंग मास्टर, दादाजी मेहरा आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया मेरे साथ मेहरा फैमिली हवेली चलिए। ठीक है, राघव ने कहा। फिर काव्या की तरफ देखा। तुम घर पर रहो और आराम करो। उसकी टांग अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। काव्या ने सिर हिला दिया। राघव के पीछे पीछे बटलर ईमान खान बाहर गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने काव्या की तरफ देखा। वो नज़र कुछ ज्यादा ही मतलब रखती थी। काव्या को समझ आ गया, कहीं मनीष मल्होत्रा दादाजी मेहरा से मिलने तो नहीं गए? क्या दादाजी राघव को बुलाकर उनके तलाक की बात करने वाले हैं? उसका दिल हल्का सा घबरा गया। वो सोफे पर बैठ गई। नजरें कहीं टिक नहीं रही थी। वो नर्वस क्यों हो रही थी? क्या तलाक वही नहीं था जो वो चाहती थी? फिर राघव के साथ बिताए अच्छे पल याद आ गए। उसे खुद से नफरत हुई। ये गलत था। वो उस आदमी के लिए कुछ कैसे महसूस कर सकती थी जिसकी वजह से उसका बच्चा चला गया? लेकिन सच यही था, उसके दिल में राघव के लिए एहसास थे। औरत और मर्द के बीच का वो नाजुक एहसास। शायद दिल पर किसी का बस नहीं चलता। मेहरा फैमिली हवेली। राघव पहुंचा। दादाजी पहले से इंतजार कर रहे थे। बैठो, राघव ने सीधा सवाल किया। आपने मुझे क्यों बुलाया? दादाजी ने आह भरी। मेरी गलती थी। मैंने सोचा काव्या अपने दादाजी जैसी वफादार होगी, पर अब समझ आया वो ठीक नहीं है। राघव का दिल बैठ गया। आप क्या कहना चाहते हैं? ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई थी। इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। दादाजी काव्या से भी नाराज थे। महीनों गायब रही। ऊपर से अफवाहें, दूसरे मर्द, प्रेगनेंसी। मनीष मल्होत्रा आकर उनसे गिड़गिड़ाकर तलाक की भीख मांगी थी। काव्या ने आपसे कहा कि वो मुझसे तलाक चाहती है? राघव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। नहीं, उसके पिता आए थे। मुझे लगता है वो काव्या की वजह से ही आए। दादाजी, राघव बीच में बोला, चाहे शादी कैसे भी हुई हो, काव्या मेरी पत्नी है। वो तलाक चाहे भी मैं मंजूर नहीं करूंगा। वो उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर रुककर पीठ करके बोला, मेरे मामलों में दखल मत दीजिए, और चला गया। बटलर ईमान खान बोले, लगता है यंग मास्टर को फर्क पड़ने लगा है। दादाजी ने सिर हिलाया। उसकी एक कमजोरी है, तालाब, जेड पेंडेंट, एक छोटी लड़की। हम बस एक भरोसेमंद लड़की ढूंढेंगे, दादाजी ने कहा। उधर काव्या, वो एक प्राइवेट रूम में बैठी थी। सामने आदित्य वर्मा था। चित्रा मेनन को वो अब तक भुला नहीं पाया था। न काम न होश, सिर्फ शराब। तुम औरतें सब झूठी होती हो। वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। काव्या, उसने बुदबुदाया। चित्रा अब किसके साथ होगी? मुझे नहीं पता, काव्या ने धीरे कहा। उसका बच्चा है। आदित्य की आवाज भर आ गई। काश वो मेरा होता। काव्या चुप रही। वो उसका दर्द समझ पा रही थी, जैसे वो खुद राघव से दूर होने की सोचकर खाली सी महसूस कर रही थी। उसने आखिरी घूंट लिया। अब बस, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूं। किसी तरह उसे घर पहुंचाया। फिर नायर विल्ला लौटी। चक्कर आ रहा था। बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। जब जागी तो कमरा अंधेरा था।
बिस्तर के पास एक साया। राघव, उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। जैसे ही हाथ बढ़ाया, आह! वो जोर से दबा दी गई। उसका शरीर गद्दे में धंस गया और चीख निकल गई। बेहोशी सी हालत में काव्या को एहसास हुआ जो आदमी उसके ऊपर था वो राघव मेहरा था। तुम क्या हो गया है? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन राघव जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो गुस्से से उसके कपड़े नोचने लगा। वो किसी बेकाबू जानवर की तरह था, खूंखार, जिद्दी और हावी होता हुआ। काव्या ने छटपटाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत राघव के सामने कुछ भी नहीं थी। जैसे जैसे कपड़े उतरते गए, ठंडी हवा उसके बदन से टकराई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। भरी हुई कांपती आवाज में बोली, राघव, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राघव की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तलाक के लिए तुमने अपने पिता से मेरे दादाजी मेहरा के सामने घुटनों पर बैठवा दिया। काव्या, क्या तुम्हें तलाक इतनी बुरी तरह चाहिए? काव्या सन्न रह गई। मनीष मल्होत्रा दादाजी मेहरा के सामने घुटनों पर बैठे थे, सिर्फ उसके लिए, ताकि उसे तलाक मिल जाए। उसकी छाती कस गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। राघव ने गुस्से में उसका जबड़ा पकड़ा। क्या मैंने तुम्हारे लिए कम किया है? क्या तुम्हारा दिल इतना सख्त है कि पिघलता ही नहीं? काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं था, वहां मायूसी थी, तन्हाई थी, टूटन थी। उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए बोली, हाँ, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि राघव ने उसे बेरहमी से चुप करा दिया। दर्द से उसकी सिसकी निकल गई। उसने होंठ काट लिए ताकि आवाज बाहर ना आए। राघव ने उसके होंठों पर झपट्टा मारा, कठोर, बेकाबू, पागलपन भरा। काव्या को लगा जैसे वो आसमान और जमीन के बीच झूल रही हो। उसने विरोध करना छोड़ दिया। दर्द था, राघव बेरहम था, लेकिन अजीब बात ये थी, उसे उससे नफरत नहीं हो रही थी। वो उसकी इस हालत को समझ रही थी। वो उससे तलाक चाहने की सज़ा भुगत रहा था। वो उसे छोड़ने के ख्याल से टूट चुका था। उसी पल काव्या ने प्यार महसूस किया। उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए, उसे कसकर पकड़ लिया। उसने पुराने गिले शिकवे भूल गए, बस उस पल में खो गई। वो उसकी हर हरकत का जवाब देने लगी। उस उलझन में काव्या को राघव की सांसें अजीब सी जानी पहचानी लगी, जैसे उसने पहले भी कहीं। लेकिन तभी राघव की बेरहम पकड़ ने उसे हकीकत में लौटा दिया। दर्द ने उसे वर्तमान में खींच लिया। सब खत्म होने के बाद राघव उससे हट गया, कपड़े पहने, एक शब्द कहे बिना कमरे से निकल गया। काव्या बिस्तर पर पड़ी रह गई। जिस्म इतना दुख रहा था कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस छत को घूरती रही। आंखों में भावनाओं का तूफान था। धीरे धीरे उसने आंखें बंद कर ली। होठों पर खुद का मजाक उड़ाती हुई मुस्कान आई। कभी वो उन औरतों को नीचा समझती थी जो खुद की इज्जत नहीं करती, और आज वो खुद उन्हीं में से एक बन चुकी थी, सिर्फ 1 साल में 2 अलग अलग मर्दों के साथ। नाक में अजीब सी जलन हुई, रोना आ गया। शायद एक गलत कदम दूसरे गलत कदम को जन्म देता है। अगर उस रात उसने खुद को रोक लिया होता तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो बच्चे को रखने का सवाल ही नहीं उठता, और आज उसका बच्चा जिंदा होता। वो बिना किसी बोझ के राघव के जज्बातों का सामना कर पाती। लेकिन अब उसने एक लंबी सांस ली, आंख बंद हुई और एक अकेला आंसू उसके बालों में समा गया। उस रात राघव नैर विला वापस नहीं आया। अगली सुबह रोहित कपूर ऑफिस पहुंचा। राघव पहले से वहां था, फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के पास खड़ा, पैंट सिलवटों से भरी, सफ़ेद शर्ट ढीली। उसका हमेशा वाला सख्त परफेक्ट अंदाज गायब था। प्रेसिडेंट मेहरा आज जल्दी आ गए? रोहित बोला। राघव ने जवाब नहीं दिया, बस पूछा, रोहित, काव्या मुझे छोड़ने पर इतनी अड़ी क्यों है? रोहित चौंक गया। राघव कभी किसी के सामने नहीं झुकता। शायद वो आपसे प्यार करती है, लेकिन इतना टूटी हुई है कि मान नहीं पा रही, रोहित ने कहा। राघव जानता था इसमें सच था, खास तौर पर बच्चे के बाद। वो उसकी गलती थी,
लेकिन तलाक के लिए उसका पिता दादाजी के सामने घुटनों पर झुक जाए, ये वो नहीं सह पाया। तुम उसे परख सकते हो, रोहित ने सुझाव दिया। कैसे? राघव ने पूछा। अगर वो बस नफरत करती है तो तुम्हें किसी और औरत के साथ देखकर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसे प्यार है तो उसे जलन जरूर होगी। राघव भड़क गया। क्या बकवास प्लान है? रोहित को झटका लगा। अगर बेहतर तरीका है तो बताइए, वरना यही रास्ता है। राघव कुछ देर चुप रहा। ये काम संभालो और ऐसा होना चाहिए कि आसानी से खत्म हो जाए। समझ गया। मीरा अग्रवाल का पता चला? राघव ने अचानक पूछा। अभी ढूंढ रहे हैं। जिंदा हो या मरी, मुझे वो चाहिए। राघव की आवाज सर्द थी। नैरविला। काव्या घर पर थी। डॉक्टर के बताए एक्सरसाइज कर रही थी। चल सकती थी, लेकिन जोर नहीं डाल सकती थी। आज उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार हो। मिसेस शर्मा मुस्कुराईं। यंग मैडम, सुबह से दर्जनों बार समय देख चुकी हैं। मास्टर का इंतजार है? नहीं, काव्या झट से बोली। मानिए मत, मैंने गिना है। मिसेस शर्मा हंसी। शादी में ऐसा होता है? काव्या ने धीरे पूछा। शादीशुदा जिंदगी कैसी होनी चाहिए? ऐसी कि पति जल्दी घर आए और पत्नी इंतजार करे, मिसेस शर्मा बोली। काव्या चुप हो गई। भागना हल नहीं है, मिसेस शर्मा ने समझाया। आखिरकार काव्या मान गई। ड्राइवर को बुलाया, लेकिन जैसे ही वो मेहरा इंडस्ट्रीज के बाहर पहुंची, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वापस मुड़ने ही वाली थी कि राघव बाहर निकल आया, और तभी उसके पीछे एक जवान खूबसूरत लड़की आई, और राघव ने उसकी कमर में हाथ डाल लिया। काव्या नायर की नज़र राघव मेहरा के हाथ पर पड़ी, जो एक लड़की की कमर के चारों तरफ था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में कांटा चुभो दिया हो, हल्का लेकिन लगातार दर्द देने वाला। क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? राघव ने पूछा। उसकी नज़रें काव्या के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो उसकी एक भी भावना मिस नहीं करना चाहता हो। काव्या ने बिल्कुल नॉर्मल बनने की कोशिश की। उसके होठों पर एक परफेक्ट मुस्कान आ गई। नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मुझे कुछ काम है, मैं निकल रही हूँ। ये कहते ही वो जल्दी से कार में बैठ गई और ड्राइवर से बोली, जल्दी चलो। वो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर जाना चाहती थी। जैसे ही कार आगे बढ़ी, उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो राघव को किसी और को थामे हुए न देख ले। उस पल उसका बस मन था कि वो खुद को जोर से एक थप्पड़ मारे। वो सच में राघव के पास जाकर सुलह करने और सब सच बता देने का सोच रही थी। वो तुम्हारा दुश्मन है, काव्या ने खुद से कहा। होठों से एक ठंडी तंज भरी हंसी निकल गई। काव्या, तुम पागल हो गई हो। उस आदमी को पसंद कर रही हो जिसने तुम्हारे बच्चे की मौत की वजह बनी। मैडम, ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा। वो खुद से बात कर रही थी। क्या वो ठीक थी? काव्या ने चेहरा पोंछा और खुद को संभाला। मैं ठीक हूँ। सीधे नायर विला चले? ड्राइवर ने पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। नहीं, सिटी व्यू हॉस्पिटल। कुछ ही देर में कार अस्पताल पहुंची। वो अंदर गई और मनीष मल्होत्रा के कमरे के बाहर रुकी। दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि अंदर से गीता मल्होत्रा की आवाज़ आई। बेटा, तुम्हारे पापा की हालत गंभीर है। उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हें उन्हें खुश रखना सीखना होगा और काव्या से सावधान रहना होगा। हम मनीष की सारी प्रॉपर्टी उसे नहीं देने दे सकते। वो पैसा सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। तुम उनके इकलौते बेटे हो। मयंक मल्होत्रा को अपनी माँ की बातें पसंद नहीं आई। माँ, पापा अभी जिंदा है और आप अभी से पैसे की बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे भविष्य की प्लानिंग कर रही हूँ, गीता बोली। गीता जानती थी कि मनीष अभी भी काव्या की परवाह करते हैं, इसलिए उसे सावधान रहना था। मयंक, बेवकूफ़ मत बनो। इस समय अपने पापा के सामने अच्छे बनो, कोई झगड़ा मत करो और काव्या को उनके पास आने मत देना। अगर उसने उन्हें मना लिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली तो हम क्या करेंगे? मैं और तुम्हारे पापा शादीशुदा नहीं है। तुम आज भी लीगल तौर पर नाजायज़ माने जाते हो। मयंक उतना चालाक नहीं था। अरे माँ, मैं उनका बेटा हूँ, वो मुझे कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? गीता गुस्से में बोली। कल्याणी नायर को गए आधा साल हो गया तलाक लेने के लिए, फिर भी मनीष राजी नहीं हुए। मुझे लगता है उन्हें आज भी उसी से लगाव है। हमारी कोई अहमियत नहीं। मनीष का उससे शादी करने का कभी इरादा नहीं था, तो फिर वो क्या थी? काव्या मनीष से मिलने आई थी, लेकिन ये सब सुनकर उसके कदम रुक गए। नॉरिस नहीं, मल्होत्रा फैमिली के पास काफ़ी संपत्ति थी। कितनी, ये उसे नहीं पता था। लेकिन मनीष अभी जिंदा है और गीता अभी से साजिशें कर रही हैं। गीता से आमना सामना करने का मन नहीं था। काव्या मुड़कर जाने लगी।
तभी मनीष चेकअप से लौटे और उसे देख लिया। काव्या? वो रुकी। क्या तुम मुझसे मिलने आई थी? मनीष का चेहरा खुशी से चमक उठा। काव्या ने सिर हिलाया। हाँ। अंदर आओ, उन्होंने प्यार से कहा। काव्या ने मना कर दिया। फिर कभी? उसे पता था गीता अंदर है। ओह काव्या, अपने पापा से मिलने आई हो? गीता दरवाजे पर खड़ी थी, आवाज में ताना था। मैं अपने पापा की बेटी हूं, उनसे मिलने आना क्या गलत है? काव्या ने ठंडे लहजे में कहा। गीता का चेहरा बिगड़ गया। तुम तो हमेशा अपने पापा से नफरत करती थी, अब अचानक बेटी बन गई? या फिर पैसा चाहिए? काव्या ने जानबूझकर कहा। पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रही हूं कि पापा को खुश करके ज्यादा हिस्सा ले ही लूं। तुम? गीता आग बबूला हो गई। बस, मनीष ने थके हुए स्वर में कहा। मेरी बीमारी मुझे न मारे उससे पहले तुम दोनों मार दोगी। काव्या ने धीरे से कहा। पापा धन्यवाद। मनीष थोड़ा भावुक हो गए। एक पिता का फर्ज होता है। गीता पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मनीष, उसने आपको धन्यवाद क्यों कहा? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, मनीष ने सख्ती से कहा। तुम जा सकती हो, गीता ने मीठी आवाज में कहा। मैं कैसे जाऊं? आपकी देखभाल कौन करेगा? मनीष ने सीधे उसके इरादे पर उंगली उठा दी। तुम मेरी सारी संपत्ति चाहती हो ना? नहीं, गीता घबरा गई। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपको उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मनीष ने कोई जवाब नहीं दिया और लेट गए। काव्या चुपचाप बाहर निकल गई। मयंक उसके पीछे आया। दीदी? काव्या ने ठंडे भाव से देखा। क्या चाहिए? आपने पापा के लिए स्पेशलिस्ट अरेंज किया, धन्यवाद, मयंक ने सच्चे मन से कहा। वो मेरे भी पापा हैं, काव्या ने कहा और चली गई। मेहरा इंडस्ट्रीज। जैसे ही काव्या गई, राघव मेहरा ने तुरंत लड़की का हाथ छोड़ दिया। वो सेक्रेटरी रोहित कपूर ने रखी थी। रोहित को बुलाओ, राघव ने ठंडे लहजे में कहा और गाड़ी में बैठ गया। लावण्या कंफ्यूज थी। अभी तो वो इतने करीब थे और अब इतना दूर। रोहित आया। सर? उसने देखा और जलन तक नहीं हुई। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्या इसका मतलब है कि उसे मेरी परवाह ही नहीं? रोहित बोला। शायद वो दिखा नहीं रही हो। राघव और चिढ़ गया। बेकार आइडिया था, उन्हें भेज दो, कहकर वो गाड़ी लेकर चला गया। रोहित अंदर गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? लावण्या ने पूछा। तुम खाना बना सकती हो? रोहित ने पूछा। नहीं। तो क्या कर सकती हो? गाना और डांस। रोहित सन्न रह गया। सेक्रेटरी का काम बॉस का ध्यान रखना होता है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक काम दूंगा और तुम्हें उसे सही से करना होगा। रोहित कपूर उसके और करीब झुका और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। लावण्या शेट्टी की खूबसूरत आंखों में एक तेज चमक आ गई। रोहित की बात पूरी होते ही उसने बस इतना कहा, समझ गई, लेकिन कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझी? रोहित ने चेतावनी दी। लावण्या ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया। समझ गई। अच्छा। उसी शाम जब रोहित ने कन्फर्म कर लिया कि राघव मेहरा वापस नहर विला आ चुके हैं, उसने लावण्या को खबर दे दी। विला के अंदर काव्या नायर सोफे पर सिकुड़कर बैठी किताब पढ़ रही थी। जब राघव अंदर आया, उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं, हालांकि उसका ध्यान किताब के पन्नों पर बिल्कुल नहीं था। वो सोच रही थी, राघव कैसे किसी और औरत के साथ हो सकता है और फिर भी ये दिखावा कर सकता है कि उसे वो पसंद है? वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मर्द सच में दिमाग से नहीं, नीचे से सोचते हैं, काव्या ने मन ही मन सोचा। क्या उन्हें किसी से प्यार हो या ना हो, उनका बर्ताव हमेशा ऐसा ही रहता है? उसे लगा था कि राघव का अजीब बर्ताव सिर्फ गुस्से की वजह से था, लेकिन अब लग रहा था वो भी बाकी मर्दों जैसा ही है। आखिर सब मर्दों को खूबसूरत औरतें पसंद होती हैं। राघव ने लापरवाही से अपनी जैकेट सोफे पर फेंकी और टेबल के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? काव्या ने किताब से नजर उठाई, उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं। दिल अंदर से पूरी तरह उथल पुथल में था, लेकिन चेहरे पर उसने बेरुखी की परत चढ़ा रखी थी। उसे डर था, अगर वो रो पड़ी, हंगामा कर दिया, तो क्या ये साफ नहीं हो जाएगा कि वो उसे कितना चाहती है? भले ही वो परवाह करती हो, वो खुद को मजबूर करेगी कि दिखाए नहीं, क्योंकि राघव इसके लायक नहीं है। राघव ने होंठ भींच लिए, उसकी नज़र उसी पर जमी थी। क्या ये औरत सच में इतनी ठंडी और बेरहम है? उन्होंने सब कुछ शेयर किया था, फिर भी वो इतनी बर्फीली? झुंझलाकर उसने अपनी टाई उतारी और बच्चों की तरह काव्या की तरफ फेंक दी। बेरहम औरत, ये कहकर वो ऊपर चला गया। काव्या को उसकी हरकत पर हंसी भी आई और गुस्सा भी। वो नाराज था, उसे नाराज होने का हक किस बात का था?
ऑफिस में भी उसके आसपास खूबसूरत औरतें रहती हैं। क्या वो फिर से उसके सामने अपने जज्बात दिखाना चाहता था? इस बार वो उसके जाल में नहीं फंसेगी। राघव, तुम्हें पता है तुम कितने पाखंडी हो? काव्या ने ताना मारा। राघव वहीं रुक गया। काव्या ने फिर कहा, तुम तलाक देने से मना करते हो, कहते हो मुझसे प्यार करते हो और फिर दूसरी औरतों को गले लगाते हो। यही है तुम्हारा प्यार? क्या वो जल रही थी? राघव ने अपने अंदर की खुशी को दबाया और सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसकी आंखों भौहों में छिपी खुशी साफ दिख रही थी। गुस्सा हो? उसका लहजा हल्का और खुश था। काव्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा होंगी? मैं तो चाहती हूं कि तुम्हारी बाहर ढेर सारी औरतें हों ताकि तुम जल्दी से मुझे तलाक दो और मेरा पीछा छोड़ो। राघव के चेहरे की खुशी धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह निराशा और फिर गुस्सा आ गया। मिसेस शर्मा, आप जा सकती हैं, राघव ने भारी आवाज में कहा। मिसेस शर्मा ने सिर झुकाया और विला से बाहर चली गई। काव्या सतर्क हो गई। अब क्या करने का इरादा है? राघव ने व्यंग्य से कहा। तुम्हें क्या लगता है? काव्या को नहीं पता था, लेकिन इतना जरूर जानती थी कुछ अच्छा नहीं होगा। पिछली बार जब वो गुस्से में था, उसकी टांग टूट गई थी, जो अभी अभी ठीक हुई थी। वो फिर से चोट नहीं खाना चाहती थी। वो सोफे से उठी और साइड में हट गई। राघव, औरत को बार बार सताने में तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर हिम्मत है तो सीधा तलाक दो। तलाक? उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी, आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तलाक? इस जन्म में कभी नहीं। तुम मर भी गईं तब भी तुम राघव मेहरा की भूतनी बनोगी। काव्या भी आग बबूला हो गई। वो अपनी नफरत छोड़कर सच कहना चाहती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में दूसरी औरत थी। उसे खुद पर शर्म आने लगी कि वो लगभग उसके झूठे प्यार पर यकीन कर बैठी थी। ठीक है, काव्या ने गुस्से में कहा, कल मैं सबको बताऊंगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं और ये भी कि मैं अनगिनत मर्दों के साथ धोखा करूंगी, शायद बच्चे भी कर लूं, बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए। राघव इतना गुस्सा हो गया कि लगभग बेहोश ही हो जाता। तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगी, देख लेना, काव्या डट कर बोली। राघव ने गहरी सांस ली। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? काव्या का सीना गुस्से से उठ बैठ रहा था। ये सब उसका झूठा प्यार था और अब नाटक। सर, एक मिस लावण्या शेट्टी आपसे मिलने आई हैं। मिसेस शर्मा ने दरवाज़ा खटखटाया। काव्या ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। लावण्या शेट्टी? राघव भौहें से कोड़ बैठा। उसने तो रोहित से कहा था सब संभालने को, ये यहाँ कैसे आ गई? उसे भेज दो, राघव ने बिना सोचे कहा। लेकिन लावण्या पहले ही दरवाजे पर थी। उसने उसकी आवाज़ सुनी, फिर भी पीछे नहीं हटी। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आई हूँ। काव्या को लगा ये सब नाटक है। पहले उसके साथ खेला, अब दिखावा कर रहा है कि सब क्लियर है। वो कहना चाहती थी, तुम कितने बड़े पाखंडी हो। मिसेस शर्मा, लावण्या को अंदर आने दीजिए। काव्या ने राघव की जगह फैसला कर लिया। दरवाज़ा खुला। लावण्या अंदर आई। उसने साफ साफ सज धज कर आने की मेहनत की थी। कपड़े बदले हुए, मेकअप परफेक्ट। काव्या ने खुद को देखा। झुर्रीदार कपड़े, बिखरे बाल, कोई मेकअप नहीं। दोनों के बीच का फर्क चुभने वाला था। उसे समझ आ गया, राघव का उसके साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं था। किताब उठाकर काव्या बोली, लगता है आपको काम की बातें करनी है, मैं ऊपर जा रही हूँ। वो तेजी से निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वो राघव के पास से गुजरी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। राघव को अब यकीन हो चुका था, रोहित का आइडिया बेकार था। गलतफहमी पैदा करने से काव्या उससे और दूर हो रही थी, और उसे किसी अनजान औरत का पास आना बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, उसने कहा। काव्या उसके कान के पास झुकी, आवाज में ताना और जलन दोनों थे। क्या मेरे सामने रहते हुए भी तुम किसी और को पकड़ पाओगे? राघव चौंक गया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? उसने धीमी आवाज में पूछा। नहीं, काव्या ने तुरंत इनकार कर दिया। अचानक राघव को समझ आ गया, आज उसके सारे ताने शायद इसलिए थे क्योंकि उसने उसे लावण्या के साथ देखा था। उसका मूड हल्का हो गया, होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर तुम कहती हो कि कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। काव्या उलझन में थी। ये आदमी पल में धूप, पल में तूफान। लावण्या वहां खड़ी थी, पूरी तरह नज़रअंदाज की गई, जैसे वो मौजूद ही न हो। उसने खुद को नोटिस कराने की कोशिश की। मिस्टर मेहरा, डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रख दो, तुम जा सकती हो, राघव ने ठंडे स्वर में कहा। समझ गई, लावण्या ने शालीनता से कहा। फिर उसने जोड़ा, आज आप मेरे साथ होटल चल रहे हैं ना? उसके ये कहते ही राघव का चेहरा पल भर में स्याह पड़ गया।